ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक बार, जो स्क्रीन में क्वेश्चन है वो एक बार देखिए आप लोग। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, थोड़ा इसके बारे में सोचो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए टाइम दे रहा हूं। किसी का आंसर आया क्या? चलिए क्वेश्चन एक बार देखते हैं। A man saves a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase in his saving so that he can purchase the same car in 9 months? जितने भी क्वेश्चन क्लास में करवाए जा रहे हैं सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफरेंस लेकर के ही बनाए गए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अगर नहीं है यहाँ पर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके जैसा क्वेश्चन आया होगा किसी ना किसी एग्जाम में। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन समझ में आया क्या। एक आदमी है, उसे कार खरीदना है +5%। चलो देखते हैं। एक आदमी है, उसे कार खरीदना है, तो क्या कर रहा है कि हर मंथ कुछ सेविंग कर रहा है ताकि वो 12 महीने में, एक साल मतलब 12 महीने में कोई कार खरीद ले। लेकिन अगर बेटा उसे 12 महीने की जगह 9 महीने में कार खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी सेविंग इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बात तो कंफर्म है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि कितने परसेंट से वो सेविंग इंक्रीज करे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, पहले ये बताओ मुझे। यस सर। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन तो उसके बाद ही करेंगे ना, ठीक है। ओके, तो मेथड 1 है कि मान लीजिए, ऐसे मान सकते हो, एक तरीका तो ये है कि लेट टोटल इनकम एक्स मान लो, एक्स मान लेते हैं, उसकी टोटल इनकम एक्स है। सॉरी, मान लेते हैं कि कार का प्राइस एक्स है। सॉरी, ये टोटल इनकम से काम थोड़ी, लेट कार प्राइस, कार की प्राइस जो है एक्स रुपीस है। तो भाई अगर इसे 12 महीने में इस कार को खरीदना है तो हर महीने कितना सेव करना पड़ेगा, x/12, राइट। हर महीने इतना सेव करना पड़ेगा ना, तभी तो 12 महीने में एक्स रुपीस की कोई चीज खरीद पाएगा वो। अगर इसी चीज को वो 9 महीने में खरीदना चाहता है तो कितना सेव करना पड़ेगा, x/9। सही है। तो सेविंग कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी भाई, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, x/12 माइनस x/9। ये इतनी सेविंग उसको बढ़ानी पड़ेगी। और कितने पे बढ़ानी पड़ेगी, जितनी उसकी और ओरिजिनल सेविंग कितनी है उसकी, x/12 है ना।
नीचे आपको पता है कि नीचे क्या आता है, ओरिजिनल वैल्यू आती है हमेशा, इंक्रीज डिक्रीज ऊपर आता है, ओरिजिनल नीचे आता है, एरर वाला फॉर्मूला याद करो, इनटू 100%। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये मेथड क्लियर है? देखो आपको अगर कुछ डाउट है तो मैसेज में टाइप करो, क्योंकि मैंने ईयरफोन नहीं लगा रखा है, ठीक है? कोई डाउट है तो आप मैसेज में टाइप करिए। ओके, ये मेथड 1 है। अब इसमें इसमें लफड़ा क्या है ना, इसमें लफड़ा ये है कि यहाँ एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, क्वेश्चन आसान है, पर यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, वही सब मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। क्या कोई और बढ़िया तरीका है इसको सॉल्व करने का? तो और तरीके देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, पर और तरीके क्यों देखें? और तरीके इसलिए देखना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन को करना है फास्ट, ठीक है? इसको मैं पीछे पेस्ट कर देता हूं। मेथड 2 देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इसकी जो सेविंग है, पहले पहले जो इसकी सेविंग है, पहले लिख देता हूं मैं और ये बाद में, ठीक है? पहले सेविंग मान लो बेटा पी रुपीस थी। हर महीने कितने रुपीस सेव करता था ये? पी रुपीस सेव करता था। तो 12 महीने में कितने सेव कर लेगा भाई? रुपीस पी इंटू 12, ठीक है? बाद में ये मान लो कि उसी कार को अगर ये 9 महीने में खरीदना चाहता है, तो हर महीने ए रुपीस सेव कर रहा है। तो 9 महीने में कितने सेव करेगा? रुपीस ए इंटू 9। तो रुपीस पी इंटू 12 ये क्या है? ये कार का प्राइस है, और 9 महीने में उसे वो कार खरीदना है, तो ये क्या है? रुपीस ए इंटू 9, ये भी कार का प्राइस है। तो दोनों बराबर है, सही बात है ना? ये भी कार का प्राइस है, ये भी कार का प्राइस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो दोनों चीजें बराबर होंगी, क्योंकि दोनों ही कार के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर महीने पी सेव करना है आपको 12 महीने तक, तब कार खरीद पाओगे। तो टोटल कितना सेव किया आपने? तो पी इंटू 12, यही कार का प्राइस है। और मान लो ए रुपीज सेव करके 9 महीने में आप कार खरीद सकते हो, तो टोटल कार का प्राइस क्या हो जाएगा? ए इंटू 9, इतना ही। ठीक है, अब देख लो यहां पर भाई, रेशियो आ जाएगा, पी अपॉन ए का रेशियो यहां से बड़ी इजिली आप निकाल सकते हो। पी अपॉन ए 3/4 आ जाएगा रेशियो, यहां पर थोड़ा काटा पीटी कर लेना यहाँ पर, ठीक है? अब अपने से क्या पूछा था? बाय what percent he must increase his savings so that he can purchase the same car in 9 month। बोल रहा है कि सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज होगी। तो यहां पर देखिए, ये क्या है? ये आपकी प्रीवियस सेविंग है, ये क्या है? आपकी नई सेविंग है। तो आपने सेव कितना किया है? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 3 - 4 कितना हुआ? 1 यूनिट आपने सेव किया। तो इंक्रीज कितना हुआ है भाई? 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है सेविंग में। और ओरिजिनल कितना था? परसेंट निकालना है ना मुझे। तो इंक्रीज जो सेविंग में हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेविंग क्या थी भाई? ओरिजिनल सेविंग जो आपकी पहले थी, वो कितनी है यहाँ पर? 3, है ना? पी जो है ओरिजिनल सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नीचे क्या आएगा? 3 इंटू 100। ऐसे करके भी निकाल सकते हो यूनिट मेथड से। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/3 इंटू, मतलब 33, 1/3% होता है 1/3, इसका आंसर एक्चुअली। तो ये इजी है, प्रीवियस मेथड से आपको दिख रहा है। मेथड क्लियर हुई है? ठीक है, ओके। अब इससे भी एक बेटर मेथड है जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वो एलसीएम वाली, वो देखो ध्यान से। तो बहुत तरीके हैं अपने पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये सेकंड तरीका हो गया, यूनिटरी में मतलब यूनिट वाली मेथड से कर लो। और तीसरा तरीका भी है अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो रहा ये थर्ड मेथड। इसमें क्या है कि मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लूं भाई जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ले लो, हम मान लेते हैं ना, परसेंट में कोई चीज दी हुई है, तो मान लेते 100 है ये,
तो 100 का 40% ये हो जाएगा, 30% ये हो जाएगा। बस वही मेथड में अप्लाई करने वाला, एग्जाम्पल लेकर के कर लो, ठीक है। और वो मैं बता दूं, परसेंट है जहां फ्रैक्शन है वहां पर ये बहुत ही इजिली आप ये वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये आदमी क्या कर रहा है भाई, 12 महीने में हर महीने कुछ सेव कर रहा है, ठीक है। और फिर इसका क्या करना है अपने को, 9 महीने में सेव करना है ताकि अपन कार खरीद लें। तो मैं एक कार का प्राइस मान लेता हूं, वहां पर मैंने फर्स्ट मेथड में क्या माना था, एक्स माना था। वो एक्स ना मान के अगर मैं कोई वैल्यू मान लेता हूं तो मेरे लिए और इजी होगा, है ना, एक्स वगैरह की झंझट से बच जाऊंगा मैं। तो उसका सिंपल तरीका होता है, तुम्हें पता है कि कार का प्राइस, देखिए कार का प्राइस क्या था भाई, एक्स लिया था, फिर एक्स अपॉन 12 क्या होती है, सेविंग्स आती है हर मंथ की। एक्स अपॉन 9 भी क्या आती है, सेविंग आती है। तो मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं बेटा, ऐसा नंबर ले लूं, कार का प्राइस एक्स ना लेकर के कोई नंबर ले लेता हूं जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और जो 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड होता है, वो होता है उनका एलसीएम। ये आप जानते हो कि 12 और 9 का एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। तो मैं कार के प्राइस को एक्स ना लेकर के कार के प्राइस को भाई इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं ना, 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है 36। तो मैं मान लेता हूं कि कार का प्राइस 36 है। तो मेरे को बताओ कि 12 महीने में अगर 36 रुपए की कार खरीदनी है तो हर महीने कितना सेव करना पड़ेगा, 36 डिवाइड बाय 12, मतलब हर महीने 3 रुपीज सेव करने पड़ेंगे। वैसे ही अगर 9 महीने में खरीदना है इस कार को तो कितने सेव करने पड़ेंगे, हर महीने 4 रुपए सेव करने पड़ेंगे। तो अब मेरे को ये बताइए आप कि आपकी सेविंग में इंक्रीज कितना हुआ, सर 1 रुपए का इंक्रीज हुआ सेविंग में। और कितने पर इंक्रीज हुआ है, सर पहले मैं 3 रुपए सेव करता था, उसमें 1 रुपए इंक्रीज हुआ है, तो इंटू 100%। यहां से भी देख लो वही आ रहा है, 33 1/3%। बताइए, तीनों मेथड क्लियर हुई आपको। किसी में डाउट है तो बताओ। तो सबसे बेस्ट मेथड आपको कौन सी लग रही है तीनों में, 1 2 या 3? बिल्कुल। तो वही है कि क्वेश्चन में आपको ना सारी मेथड्स पता होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड मेथड बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हो, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम प्रीवियस क्लास में देख लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एज इट इज। देखो एक बार क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, नंबर 27, ये हो गया था, हाँ ठीक है। हम्म इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, बॉयज कितने हैं स्कूल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो देखो, अब मैं ओरिजिनल मेथड जैसे हम सॉल्व करते हैं एक्स वगैरह लेकर के, आप इसमें भी वो सब कर सकते हो, पर मैं वो यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली इसकी जो बेस्ट मेथड है उससे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन, ठीक है, देखना कैसे। क्वेश्चन में बोल रहा है 60% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज, तो मेरे को ये चीज बताओ। और ये सब चीजें कुछ नई नहीं बता रहा हूँ, ये सब स्टार्टिंग क्लासेस में मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 60% का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना है 60%, कैसे करोगे, एक तो है कि 60/100 कर लो, वैसे वो भी इजी है, 3/5 आ जाता है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 20% से 60% ला सकते हो। 20% कितना होता है बेटा, 1/5, तो 60% 6 टाइम हो जाता है, सॉरी 3 टाइम्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ, 20% से निकालना ये सब सिखाया ना। तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, जैसे भी आपको लगे आप निकाल सकते हो। बाकी टेबल मैंने लिखवाई है और मेथड्स बताई है कुछ, उनका यूज कर सकते हो आप। देखिए
60% का मतलब होता है 3/5। अब ये 3 और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये समझ गए आप लोग तो क्वेश्चन खत्म है। देखो ध्यान से, मतलब 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये, और ये आया है आपके रेलवे आरआरबी एग्जाम में आया है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज। तो ये 5 जो है ना नीचे वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंट निकाला गया है। तो 60% ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका परसेंटेज निकाला है, किसका परसेंटेज निकाला है, बॉयज का। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को, मतलब 5 यूनिट टोटल स्टूडेंट है और 3 यूनिट बॉयज है। तो अगर टोटल स्टूडेंट 5 है और उसमें 3 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स तो 2 हो गई। 3 मतलब टोटल 5 है, 5 में से 3 हटा दो तो बाकी तो गर्ल्स ही है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, ये बोल रहे हैं 2 नहीं है 972 है। इसका मतलब क्या है, ये 2 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 972 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 486। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, तो बॉयज कितने भाई, 3 यूनिट्स हैं। तो निकाल लो, बहुत ईजी है। 3 इंटू कितना कर दोगे, एक यूनिट की वैल्यू 486 है, तो 3 इंटू 486 कितना आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर। ऐसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, कुछ भी एक्स वगैरह कुछ भी इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात, ऐसे क्वेश्चन करवाए मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में करवाए। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है कैट एग्जाम का, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। राम परचेज 6 ब्लैक एंड एक्स व्हाइट वॉल, ठीक है, व्हाइट वॉल एक्स है। द प्राइस ऑफ black ball is 5/2 of the price of white ball. At the time of making the bill, clerk made mistake and interchanged the number of balls. Due to this, the bill amount increased by 45%. ठीक है भाई, कुछ ब्लैक बॉल है कुछ व्हाइट बॉल है, दोनों के प्राइस अलग अलग है। जब बिल बनाया क्लर्क ने तो क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया ब्लैक और व्हाइट बॉल के प्राइस को, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया, ऑब्वियस ही बात है, बिल डिफरेंट आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि बिल जो है ना उसके कारण 45% से इंक्रीज हो गया। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्या है, ये है क्वेश्चन। तो आप ट्राई कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो भाई, 6 ब्लैक बॉल है जो ओरिजिनल मेथड है, एक बार मैं बस ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, बाकी तो मैं आपको एक्चुअल मेथड बताऊंगा इसकी। राम परचेज 6 ब्लैक एंड एक्स व्हाइट बॉल, तो 6 ब्लैक है एक्स व्हाइट है। ब्लैक बॉल जो है 5/2 ऑफ प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल है। तो अगर व्हाइट बॉल का प्राइस y है तो ब्लैक बॉल का प्राइस क्या हो जाएगा, 5/2y। देखिए ब्लैक बॉल कितनी है, ये ब्लैक बॉल है, ये व्हाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है 6, व्हाइट बॉल है x। अगर मैं मान लेता हूं प्राइस, प्राइस मान लेता हूं किसका भाई, व्हाइट बॉल का y, तो ब्लैक बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5/2y। क्वेश्चन में दिया ये सब कुछ। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स ड्यू टू विच। तो बताइए अगर ये ब्लैक बॉल टोटल कितनी है 6, इनका प्राइस क्या है y, सॉरी 5/2y, ठीक है, और व्हाइट बॉल कितनी है x, इनका प्राइस क्या है व्हाइट बॉल का y। तो ये क्या हो गया, ये टोटल बिल हो गया ना, ये टोटल बिल हो गया जो बनना चाहिए था। पर ऐसा ना बन के क्या बन गया भाई, बिल ऐसा बन गया कि भाई ने ना जो ब्लैक बॉल का प्राइस है वो डाल दिया व्हाइट में और व्हाइट बॉल का प्राइस डाल दिया ब्लैक में। तो अब देखो बिल क्या बन जाएगा, देखो बिल ऐसा बन जाएगा कुछ, ये यहां चला गया और ये यहां चला गया, तो ये बिल बन जाएगा 6 इंटू वाई प्लस 5/2y इंटू एक्स, ये बिल बन गया।
ये बिल बनना चाहिए था। क्वेश्चन में बोला है इसके कारण क्या हुआ, जो ये गलत बिल बना, तो ये कितना बन गया भाई, ये बन गया 45% ज्यादा बन गया। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल बिल था इनटू 100, दैट इज 45%। ये क्लियर हो रहा है? सॉल्व तो नहीं करना है इसको, ये एक्चुअल मेथड है इसको सॉल्व करने की। आई थिंक इतना सफिशियंट है बताने के लिए। ये प्रीवियस बिल है भाई, ये इंक्रीज्ड बिल है, दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल बिल है इंटू 100% की वैल्यू है 45%। ये है क्वेश्चन। जल्दी बताओ। या इसको और सिंपल तरीके से लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो कि भाई जो आपका नया बिल बना है ना, जो कि इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जो आपका नया बिल बना है, जो जो है 6y प्लस 5/2y इंटू एक्स, ये बन गया है भाई 45% ज्यादा बन गया है, मतलब 145% ऑफ प्रीवियस बिल हो गया है। प्रीवियस बिल क्या था भाई, 6 इंटू 5/2y प्लस एक्स इंटू वाई। यही हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक्स निकालना है और मुझे यहां पर एक्स निकल जाएगा। देखो एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, एक्स निकलेगा, बताइए। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां पर ध्यान से, ये इक्वेशन में क्या होगा, देखो फाइनली जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तुम, तो यहाँ पर y आएगा, y वाली कुछ टर्म आएगी और यहाँ पर एक्स वाई वाली टर्म आएगी, y से y कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है ये चीज? बताओ। पर ये लंबा चौड़ा मेथड है, ये ऐसा करना नहीं एग्जाम में, बस बता रहा हूँ कि भाई वो एक्चुअल मेथड भी पता होगी कैसे होता है, ठीक है। आपका होमवर्क, अगर आप चाहते हो तो इसको सॉल्व करो, इक्वेशन को, सेम आंसर आएगा जो मैं अभी मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में, सिर्फ समझाने के लिए आपको। ओके, थोड़ा सा जितना भी कंसेप्ट बताया है उसकी मदद से थोड़ा इसको आसान कर सकते हो क्वेश्चन को। कैसे, देखिए, ये बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉल का जो प्राइस है दैट इज 5/2 ऑफ प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल। मतलब ये 5/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ध्यान से, 5/2 इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसके रिस्पेक्ट में बताया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना 60% का निकलवाया था, प्रीवियस क्वेश्चन देखो, ये 60% का फ्रैक्शन निकलवाया था ना, तो ये यहाँ भी तो फ्रैक्शन यहाँ डायरेक्टली दिया है, यहाँ परसेंट ना देकर के डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है। पर कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, कि डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है जिसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है यहाँ पर, 5/2 ऑफ प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है ब्लैक बॉल का प्राइस, तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा व्हाइट बॉल को, ठीक है। और ये 5 फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक बॉल। अगर ये चीज क्लियर है, फ्रैक्शन का मीनिंग क्लियर है, तो ये क्वेश्चन में बहुत सारी स्टेप्स आप बचा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक समझाने के लिए बना रहा हूँ, ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल मान लो ये है BW। अब इसमें नंबर क्या है, ब्लैक बॉल का क्वेश्चन में दिया था कि 6 ब्लैक बॉल है, तो 6 ब्लैक बॉल हो गई। व्हाइट बॉल कितनी दिया हुआ है, x, तो x व्हाइट बॉल हो गई, ठीक है। अब हर ब्लैक बॉल का प्राइस कितना है, मैं मान सकता हूँ 5 रुपीज मान सकता हूँ हर ब्लैक बॉल का प्राइस, क्योंकि जो फ्रैक्शन दिया था ये प्राइस का दिया था। और हर व्हाइट बॉल का प्राइस कितना मान सकता हूं मैं, 2 रुपए, ठीक है। तो मेरा ओरिजिनल बिल कितना है, अब देखो यहां से मैं अपना ओरिजिनल बिल कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ, 6 इंटू 5, देखो 6 इंटू 5, हर बॉल देखो 6 ब्लैक बॉल है, हर बॉल का प्राइस 5 है, टोटल कितना हो जाएगा 6 इंटू 5। टोटल एक्स बॉल है, हर बॉल का प्राइस 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो 6×5 = 30 हो जाता है, प्लस 2 इंटू एक्स। ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिनल बिल हो गया ये, है ना। वो भी बोल देता हूँ इसको ओरिजिनल बिल, ये होना चाहिए था बिल भाई। पर भाई साहब ने लफड़ा किया, इन्होंने क्रॉस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसका प्राइस ये बोल दिया, इसका प्राइस ये बोल दिया, ठीक है। तो इसके कारण जो नया बिल बन गया वो कितना बन गया,
6 2 12 प्लस 5x, ये मेरा न्यू बिल है। ये ओल्ड बिल हो गया, ये न्यू बिल है। अब ये बोल रहा है कि जो आपका पुराना बिल है वो 45% ज्यादा है, मतलब जो नया वाला बिल है 45% ज्यादा है। तो 45% का फ्रैक्शन क्या होता है बताइए? कन्वर्ट करना है 45 के फ्रैक्शन को, या तो कैलकुलेट कर लो, या तो सिंपल आप लोग को मैंने बता रखा है 5% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/20 होता है। तो 9 5 जब 45 होता है तो इसका आंसर क्या जाएगा, 9/20, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इजिली आप निकाल सकते हो फ्रैक्शन, 9/20। तो 45% का मतलब होता है 9/20। अभी 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये समझ गए तो ये वाली स्टेप में भी थोड़ा सा इसको भी फास्ट तरीके से कर सकते हो। देखिए 9/20, 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में। देखिए ड्यू टू दिस द बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 45%, मतलब जो पहले था उसके रिस्पेक्ट में 45% बढ़ गया है। तो ये पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ओल्ड बिल को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। और नया बिल क्या है भाई, तो आपकी जानकारी के लिए अब ये मत बोल देना कि नया बिल 9 है। नहीं, नया बिल 9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज की बात की गई है, इंक्रीज का परसेंटेज है। तो आपको याद आ रहा है, जब इंक्रीज के परसेंट की बात होती है तो न्यू बिल क्या होगा, न्यूमरेटर नहीं होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, और इसका रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है आपको। तो न्यू बिल हो जाएगा 29/, ठीक है, क्योंकि ये परसेंट इंक्रीज है, सिर्फ इंक्रीज नहीं है, सॉरी, सिर्फ परसेंट नहीं है, परसेंट इंक्रीज है। तो परसेंट इंक्रीज में क्या होता है भाई, जो आपका जिसके रिस्पेक्ट में आप परसेंट निकाल रहे हो, उसका रीजन ये है, रीजन बता देता हूँ। देखिए एक्सप्लेन भी किया था बहुत डिटेल में प्रीवियस क्लास में। 20% का 20 का 45% 9 होता है। ठीक है, तो आपका न्यू बॉल की वैल्यू ये बोल रहे हैं कि 45% से बढ़ गई। तो नई वैल्यू क्या हो गई, ओल्ड वैल्यू प्लस 45% ऑफ ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू कितनी हो गई, ओल्ड वैल्यू तो हो गई 20, और 45% ऑफ ओल्ड वैल्यू क्या हो गया, 9। यही कारण है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करके निकालना होता है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो, जिन्होंने देखा है तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। बताइए, जल्दी बताइए। ये न्यू बॉल 29 यूनिट कैसे आया, ओल्ड बॉल 20 यूनिट्स कैसे आया, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ओल्ड बिल को आप, ओल्ड बिल भाई ये हो गया आपका 20, ठीक है, और नया बिल कितना हो गया 29। तो ये ओल्ड बिल है मेरा, ये नया बिल है, दोनों को डिवाइड कर दो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, इज इक्वल टू ऐसे करके। ठीक है, एक्स निकाल सकते हो बहुत इजिली यहाँ से। एक्स अगर सॉल्व करोगे तो 15 आ जाएगा यहाँ से, और यही इसका आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये इसकी बेस्ट मेथड है सॉल्व करने की। वही है, कुछ नया नहीं किया है, जो अभी तक करते आ रहे हैं भाई। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसका मीनिंग समझ लो बस। फ्रैक्शन दिया उसका मीनिंग क्या है, बस यूनिट वाली मेथड यूज कर लो, बहुत सिंपल है। अदरवाइज एक्स इंटू वाई लोगे तो फिर वो लंबा जाएगा। ठीक है, हमने दिखाया भी मैंने कैसे सॉल्व होगा वैसे ओरिजिनल मेथड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार थोड़ा टाइम लो, इसको समझो, खुद से सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो। द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज रुपीज 1500। ए स्पेंड 90%, ए स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी, ये 90% है भाई साहब। ठीक है, 90% ऑफ हिज इनकम, एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। द रेशियो ऑफ सेविंग इज 3:4। फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरी। मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन तो पढ़ दिया अच्छे ध्यान से, अब एक बार आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं।
चलिए, आई थिंक क्वेश्चन तो समझ लिया होगा बहुत लोगों ने, ठीक है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं इसको, है ना। देखिए, द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज ₹1500. A spent 90% of his income and B spent 80% of his income. The ratio of saving is. तो देखिए, कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में, हर एग्जाम में, सिर्फ कोई इंडिविजुअल एग्जाम नहीं है जहां सेविंग और एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो सिंपल फंडा है, बहुत ही बेसिक फंडा है भाई, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम में रिलेशन पता होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। इनकम क्या होता है भाई, जो मेरे को सैलरी मिल रही है, मैं क्या करता हूं, या तो उसको एक्सपेंडिचर कर देता हूं, खर्चा कर देता हूं, कपड़े खरीद लिए, फोन खरीद लिया, या तो उसको मैं सेव कर लेता हूं, एफडी करवा ली, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो अपने अकाउंट में सेव कर लिया, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इनकम जो होता है भाई वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल फंड है इसका, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको। ऑल्दो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग बात है, वो भी देखते हैं, क्वेश्चन में मैंने भी अभी ढंग से नहीं पढ़ा है, पर ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1500. ए स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम. द रेशियो ऑफ सेविंग इज. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ए जो है 90% एक्सपेंडिचर, स्पेंड मतलब कि एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, ए 90% जो है एक्सपेंडिचर कर रहा है उसकी सैलरी का, तो जो बाकी बचा हुआ परसेंट है वो क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी ओरिजिनल मेथड बड़ी लंबी चौड़ी है, वो नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे बेस्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे आप, और क्वेश्चन को आपको वैसे ही समझना है, ताकि जब आगे क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ऐसे ही क्लिक होगी, हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। एक्स वाई वगैरह कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, कोई वेरिएबल यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, ए स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम, अगर वो एक्सपेंडिचर 90% कर रहा है तो बाकी बचा हुआ 10% जो है वो क्या है, वो सेविंग ही तो है, क्योंकि 100% अगर आपकी सैलरी है तो आप 90% उसका एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बाकी 10% क्या हुआ, तो 10% आपकी सेविंग हो गई। सिंपल सा फंडा है भाई। तो मैं ये बोल सकता हूं भाई कि एक ही जो, एक ही मान लो इनकम है, ये एक ही है ना, ये एक ही इनकम है मान लीजिए, इसका 10% क्या है भाई, सेविंग है एक ही, ठीक है। वैसे ही बी की इनकम में मान लेता हूं अगर बी है तो 80% वो एक्सपेंडिचर कर दे रहा है इनकम का, तो बाकी बचा हुआ 20% क्या है, उसकी सेविंग ही है, क्योंकि इनकम या तो एक्सपेंडिचर में जाएगी तो सेविंग में जाएगी, तो इनकम का 80% पार्ट अगर एक्सपेंडिचर में चला गया तो 20% सेविंग में चला जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो बी हो जाएगा 20%। इन दोनों का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ये लिखा है ना, द रेशियो ऑफ सेविंग, उनकी जो सेविंग है ये ए की सेविंग है, बी की सेविंग है, उनका रेशियो दे रखा है 3/4। ये हो गया खत्म क्वेश्चन, इसमें अब कुछ है ही नहीं। अब देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 1 2, ठीक है, 2 उधर भेज दो तो ए अपॉन बी आ जाएगा बड़ी ही आसानी से, यहाँ 3/2। ए अपॉन बी कितना आ गया, 3/2 आ गया। मतलब एक ही सैलरी थी ये, राइट, सैलरी का परसेंट ये सेविंग होता है, तो ये सैलरी, ए की सैलरी 3 यूनिट है, बी की सैलरी 2 यूनिट है, ठीक है। और कुछ डेटा, इन्होंने ये डेटा दिया था, टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1500। टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, ए की सैलरी 3 है, बी की सैलरी 2 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 यूनिट। पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल सैलरी 5 नहीं है, टोटल सैलरी 1500 है, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 1500, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 300। तो अब क्वेश्चन को निकालने, क्वेश्चन में निकालने को बोला है उनकी सैलरी, तो भाई अब तो इजी है, ये 3 यूनिट है तो इंटू इसमें कितना कर दो, 300 कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, इसका सैलरी है, इसमें भी 300 कर दो, तो ये हो जाएगा 600। तो ये होगा इनकी इंडिविजुअल सैलरी। तो ये कंसेप्ट है, इनकम जो होता है या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, अगर मैं बोलता हूं कि मैंने अपनी 60% इनकम को खर्च कर दिया, तो इसका मतलब ये है बेटा कि 40% मैंने सेव कर लिया, ठीक है, ये चीज ध्यान, मैं बोल दूं कि मैंने 40% सेव कर दिया, इसका मतलब क्या है कि 60% मैंने खर्च कर दिया, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर वही लंबी चौड़ी मेथड करने लगोगे, ये फॉर्मूला वॉर्मूला लिखोगे, एक्सपेंडिचर ई मान लोगे, सेविंग एस मान लोगे, कोई मतलब नहीं उसका। बात समझ में आ रही है।
थोड़ा स्मार्ट बनना है। मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम में जाना है तो दिमाग लेकर के भी जाना है, जो पढ़ा है वो तो है ही है दिमाग, लेकिन दिमाग को घर छोड़ के मत जाना, उसको भी साथ में लेके जाना है, ठीक है। चलिए आगे करें। किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर देना, ठीक है। मैं फिर ईयरफोन लगा लूंगा, मैं सुन पाऊंगा फिर आपकी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए रिसेंट सर्वे 40% houses contained two or more people. Of those houses containing only one person, 20% were having only a male. What is percentage of all houses which contain exactly one male and one female? देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़े भी आते हैं, तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ डेटा है कि भाई टोटल इतने लोग हैं, इसका कुछ पार्ट ये है, कुछ पार्ट ये है, तो मैंने बताया पिछली क्लास में हमेशा फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट से आपको एक तो आसानी तो होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, दूसरी बात यह है कि आपको क्लैरिटी भी होगी कि कौन सी चीज क्या होगी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो हम फेस करते हैं एज ए एस्पिरेंट, वो ये है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करते, फिर उसी क्वेश्चन में गलत गलत लिख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ऑप्शन मैच नहीं होता या गलत ऑप्शन मैच हो जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन बड़ा है, इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें डेटा दिया हुआ है कुछ, ठीक है। आप पैटर्न देख ही पा रहे हो, इनमें हमेशा फ्लोचार्ट बनाने की पॉसिबिलिटी होती है, तो बनाना चाहिए, ठीक है। देखिए इन ए रिसेंट सर्वे 40% हाउसेज जो है भाई, उनमें दो या दो से अधिक लोग हैं, और इन्हीं में से भाई, और सॉरी दो दो और दो से अधिक लोग हैं, और जहां पर एक लोग है वो 20% है। एक मिनट, क्या है, लैंग्वेज थोड़ा अच्छे से नहीं लिखी है। इन ए रिसेंट सर्वे 40% हाउसेज कंटेन टू और मोर पीपल। ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली वन पर्सन, 20% वर हैविंग, ओके ओनली अ मेल। मैं समझाता हूँ इसको। देखिए इसमें एक तरीका तो ये है कि इसमें देखो सबसे सिंपल तरीका मुझे ये लग रहा है, क्योंकि देखिए परसेंट परसेंट की बात हो रही है हर जगह, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अभी भी परसेंट हो बेटा, है ना, फ्रैक्शन हो, ए बाय बी, या रेशियो हो, तो इन ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, आप यूनिट लेकर के सॉल्व करो। अभी देखा कितने क्वेश्चन हमने यूनिट लेके सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन के लिए एक्चुअल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि मेरी एज जो है, या तो मैं अपनी एक्चुअल एज बता दूं, मेरे को गगन से अपनी एज कंपेयर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो या तो मैं बता दूं अपनी एक्चुअल एज बता दूं, गगन की एक्चुअल एज बता दूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मेरी एज है वो 1.5 गुना है गगन की, तब भी आप बात समझ जाओगे ना, समझ में आ रहा है। या मैं बोल दूं कि मेरी एज जो है वो 120% है गगन की, तब भी मेरी बात आप समझ जाओगे। तो जहां भी कंपैरिजन होता है, जहां परसेंटेज आते हैं, जहां फ्रैक्शंस आते हैं, जहां रेशियोस आते हैं, वहां पर आपको एक्चुअल वैल्यू लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यूनिट निकाल लो और उससे आपका काम चल जाएगा। देखिए यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल पॉपुलेशन जो है 100 की है, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन अगर 100 की है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 40% जो है ना हाउसेस, उसमें दो या दो से अधिक लोग हैं। मतलब 100 का 40%, अब 100 ही क्यों लिया, मैं 1000 भी ले सकता था, 1200 भी ले सकता था, 200 295 भी ले सकता था। 100 इसलिए ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी है। 100 का 40% इज 40, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये 40 लोग कौन है भाई, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, तो ये आते हैं भाई टू और मोर। ऐसे घर हैं भाई, 40 ऐसे हाउसेस हैं जहां पर दो या दो से अधिक लोग हैं, दो या दो से अधिक लोग हैं। बात समझ में आ रही। तो 100 में 40% लोग ऐसे हैं जिनमें दो या दो से अधिक लोग हैं। तो बचे हुए लोग क्या है भाई, बचे हुए लोग कौन होंगे, बचे हुए लोग डेटा नहीं दिया है क्वेश्चन में, पर मैं यहां से निकाल ही सकते हो, 60 बच रहे हैं ना, ये कौन होंगे, जहां पर या तो एक बंदा है, और कोई घर है तो एक बंदा तो होगा ही, तो एक से कम की तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब 60 लोग, ये 60 हाउसेस क्या है बेटा, जहां पर सिर्फ एक ही बंदा है ना। क्योंकि देखिए दो या दो से अधिक वाले तो यहाँ कवर हो गए, तो बचे कौन,
ऐसे घर बचे जहां सिर्फ एक आदमी है। अब तुम बोलो कि एक से कम नहीं होता कुछ, घर है तो वहां भूत तो रहेगा नहीं, कोई तो रहेगा ही। तो एक पर्सन वाले हो गए भाई 60 हाउसेस। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 20%, जो ये एक पर्सन के जितने हाउसेस है ना, इसका 20% मेल है। तो बस इसके आगे भी यहां से शुरू हो जाओ, 60 का 20% निकाल लो। ठीक है, बहुत इजी है। 20% दिख ही रहा है भाई कि सीधे सीधे ये 20% हो गया। ये 20% क्या है? ये है मेल, राइट? यही बोला था। ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली वन पर्सन, मतलब ये 60 हाउसेस, 20% वर हैविंग ओनली अ मेल। तो ये 20% मेल हो गए। ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑल हाउस विच कंटेन एग्जैक्टली वन फीमेल एंड नो मेल्स? तो देखो ध्यान से भाई, ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे कितने घर हैं जहां पर सिर्फ एक फीमेल है और कोई भी मेल नहीं है। तो बताओ ऐसे हाउसेस कहां आएंगे? क्या यहां पर ऐसे हाउसेस आएंगे? पहले मुझे ये बताइए जल्दी, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। ऐसे हाउसेस हमें निकालने हैं जहां पर सिर्फ एक ही, मतलब एक ही आदमी हो और वो फीमेल हो। तो यहां पर तो भाई दो आदमी, तो यहां तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं यहां पर नहीं बढ़ाऊंगा इसको, ग्राफ को। पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला पार्ट है क्या मेरा? ये वाले पार्ट में कुछ आएगा? यहां तो नहीं है भाई कुछ भी पॉसिबिलिटी। ये कौन है भाई? ये मेल है, ये एक ही बंदा है और वो मेल है, तो ये भी नहीं है। तो मतलब ये जो बच रहा है ना, यही है आंसर। ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात तो वो एक ही आदमी है, और दूसरी बात वो कौन है? वो फीमेल है। क्योंकि मेल तो सारे इधर आ गए, तो बचे कौन? फीमेल बचे। तो देखो यहां पर जो वैल्यू आ रही है ना बेटा, वो क्या आ रही है? वो अगर तुमको रीड करना है तो सिंपल तरीका है, ऊपर से नीचे जाओ। देखिए यहाँ गया तो मतलब यहाँ पर इन हाउसेस में सिर्फ एक ही आदमी रह रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ये कौन है? ये फीमेल है। तो यही हमको निकालना है कि एक ही आदमी हो और वो फीमेल हो। तो भाई तुम्हें पता है कि अगर ये 60 टोटल हाउसेस में 20% ऐसे हाउसेस हैं जहां पर सिर्फ मेल है, तो बाकी बचे हुए 80% में कौन होंगे भाई? सिर्फ फीमेल होंगे। ठीक है, तो 60 का 80% निकाल दीजिए आप। 80% निकालना बहुत ही ईजी है, जो मेथड बताइए डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, दैट इज 48। तो ये 48 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक पर्सन है एंड वो फीमेल है। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं, हमारे निकालना है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेस, मतलब टोटल हाउसेस में ऐसे कितने हाउस हैं। तो भाई ऐसे तो 48 हाउसेस हैं, और टोटल हाउस कितने हम मैंने माना था? 100 माना था, राइट? तो 100 से डिवाइड कर दो, 48 अपॉन 100 का परसेंटेज निकालना, तो सिंपल है भाई, 48% होता ही। ठीक है, इंटू 100 कर दोगे 48%, यही आंसर है इसका। बताइए, बात क्लियर हो रही है? चलिए, जिसको डाउट है तो वो वापस से एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा थोड़े बहुत जो भी डाउट होंगे इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नाबार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम जो है नाबार्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 240%। अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नाबार्ड का, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाबार्ड में ही आया हुआ है। ऐसी सेम क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक एग्जाम के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये अगली बार एसएससी में आ जाए, ये सी सेट में आ जाए अगली बार। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम के कर लो, बेस्ट होता है फॉर क्वांट स्पेशली। If numerator of a fraction is increased by 240% and denominator is decreased by 50%, the resultant fraction is 25 upon 6. What was original fraction? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला मेथड जो है, जो कि बिल्कुल बकवास मेथड है, वो ये है कि न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को y मान लो। ठीक है, और जो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ करते जाओ। x का 240% निकाल लो और डिनोमिनेटर का 50% निकाल लो। ठीक है, ये सब कर लो वो सब। ठीक है, फिर उसको इक्वेट कर दो इसके, पर वो समझ ही रहे हो, एक्स अपॉन वाई ये सब आएगा उसमें कुछ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, वैसे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें भी, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। देखिए,
सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा बेटा कि इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका। अगर मैं एक्स को एक्स बोल रहा हूं कि एक्स इंक्रीज हुआ है 240% से, तो इसका क्या मतलब है? एक्स की न्यू वैल्यू क्या होगी? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक्स की न्यू वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या होगा बताइए? कोई एक्स वैल्यू है, उसको मैं 240% से इंक्रीज कर देता हूं, तो नई वैल्यू क्या होगी? हाँ, नई वैल्यू जो होगी ना बेटा, वो 340% होगी एक्स का। ये चीज क्लियर होती है कि नहीं? दो चीजें होती है, एक एक्स को 240% से इंक्रीज करना एक चीज होती है, और एक्स का 240% निकालना एक अलग चीज होती है। यहां पर आंसर वही आएगा, एक्स का 240%। पर ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, पर एक्स को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं 240%, तो एक्स का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 340/100, मतलब 240 में 100 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है, यही यही इसी का था क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड था। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत बड़ा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। बस ये चीज समझना है आप लोग को। तो अगर मेरा फ्रैक्शन जो है वो, उसमें न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर d है, तो बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर को अपन इंक्रीज कर रहे हैं 240% से। इसका मतलब क्या है? n का मुझे 340% निकाल लो, मतलब यही है। और ये बोल रहा है भाई डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हैं 50% से। तो मैंने बताया इंक्रीज में 100 ऐड होता है, और डिक्रीज में 100 जो है 100 से माइनस होता है, राइट? तो 100 माइनस 50% कर दो, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो 50% निकालना है आपको, डिनोमिनेटर का 50%। बोल रहा है कि जब ऐसा करते हो ना, तो नया फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 5/6 मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 17/6। बस ये खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, परसेंट में परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ओके। n/d कितना आ गया? 17/6, 5/34, ये दिख रहा है। जैसे यहां से भी काट सकते थे इसको, चलो ठीक है, 7×2 = 34 हो गया। n/d कितना आ गया? ये 5/12, जो कि है ऑप्शन सी। तो मेन ये एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता था आपका, वो कंसेप्ट कि भाई 240% से इंक्रीज करता हूं, उसका क्या मतलब है? ये पता है कि नहीं पता है बच्चे को? पता होना चाहिए भाई। वो 340% हो जाता है प्रीवियस वैल्यू का। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत और कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। इन ए टेस्ट consisting of 80 question carrying 1 mark each, Arpita answers 65% of the first 40 question correctly. What percentage of the other 40 question does she need to answer correctly to score 75% of entire test? देखिए, बहुत ये भी आसान ही है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है टोटल, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि 40 क्वेश्चन में 65% करेक्ट किया है हमने, तो बाकी बचे हुए 40% में 40 क्वेश्चन बाकी बच रहे हैं। कितने? 40 क्वेश्चन बच रहे हैं। बाकी जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है, इनमें कितने परसेंट और वो करेक्ट करे कि टोटल स्कोर जो है 75% हो जाए। देखिए, 40 क्वेश्चंस टोटल है 80 क्वेश्चंस। स्टार्टिंग के जो 40 क्वेश्चंस है, इसमें उसने कितना करेक्ट किया है? 65%। तो 40 का 65% निकालना है, ठीक है। आप सबको पता है 65% निकाल सकते हो, 15% की वैल्यू पता है, इंटू करके निकाल सकते हो। तो एक मिनट, हाँ, इसका 65% निकाल लोगे तो वो आ जाएगा 26। मतलब यहां इसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं? 26, ठीक है। और जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, उसमें वो कितने परसेंट करेक्ट करे कि टोटल कितने क्वेश्चन है? 80 टोटल क्वेश्चन 80 है। 80 का 75% कितना होता है भाई? ये निकालना भी आसान है, 15% की वैल्यू पता है, 75% को इंटू करके निकाल सकते हो, ठीक है। 75% कितना हो जाएगा इसका? 60। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि भाई 40% क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले 65% करेक्ट किए, तो टोटल कितने करेक्ट किए? 26। तो बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन में वो कितने करेक्ट करे कि टोटल 80 क्वेश्चंस का 75% कितना आता है? 60, मतलब टोटल क्वेश्चन 60 करेक्ट हो। देखो,
26 तो यहाँ करेक्ट कर ही लिए उसने, टोटल 60 करेक्ट करने, तो यहाँ पर कितने करेक्ट करने पड़ेंगे भाई? बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन में कितने करेक्ट करने पड़ेंगे? 60 माइनस 26, कितने बच रहा है भाई? 34। 34 क्वेश्चन और करेक्ट करेगा अगर ये कर लेती है तो देखिए 26 प्लस 34 टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 60, वही हमें चाहिए। तो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि और कितने क्वेश्चन उसको करेक्ट करने पड़ेंगे, तो आंसर है 34। पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चन, परसेंट निकालना है। तो परसेंट ऑफ अदर 40 क्वेश्चन मतलब ये जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है इसमें से कितने परसेंट उसको सही करने पड़ेंगे। तो नीचे क्या आएगा? बचे हुए 40 क्वेश्चन यानी 40, और ऊपर क्या आएगा? इसमें से कितने करेक्ट करने हैं, तो 34 करेक्ट करने हैं इंटू 100। 34 अपॉन 40 होगा, ठीक है? कोई डाउट है क्या इसमें? या तो इसको कैलकुलेट कर लो, इजी है वैसे तो, अदरवाइज इसको फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो और इजीली कर सकते हो। देखो 34 को लिख सकता हूँ 17 टू जो 34 और 20 टू जो 40, और तुम्हें पता है 1/20 की वैल्यू होती है भाई 5%, ठीक है? तो 17/20 की वैल्यू क्या होगी? 17 इंटू 5%, तो कितना हो जाएगा ये? 85%। यही इसका आंसर है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉल्यूशन को, और कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, हाँ सेम टू सेम ही है। सेम क्वेश्चन भाई, जो भी क्वेश्चन हमने करवाया ना, यही सेम क्वेश्चन एसबीआई पीओ में आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि ये खुद से ट्राई कर लोगे। सेम टू सेम है, वैल्यू चेंज है बस, देखो। ठीक है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाने का कोई सेंस नहीं है क्लास में, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवाएंगे तभी फायदा है। ये कर लोगे मेरे ख्याल से, राइट? इसको आप लोग सॉल्व करना, सेम है बिल्कुल। ठीक है, कंफर्म करो भाई, करवाना तो नहीं है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हाँ ये देखते हैं। ये क्वेश्चन एसबीआई पी हो गया अगेन। In a class of 65 students and 4 teachers, each student got sweets that are 20% of the total number of students, and each teacher got sweets that are 40% of the total number of students. How many seats are there? भाई क्लास है जिसमें टोटल 65 स्टूडेंट है और 4 टीचर्स हैं। हर स्टूडेंट को स्वीट्स मिल रही है। कितनी स्वीट्स मिल रही है भाई हर स्टूडेंट को? 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ऐसा लिखूं मैं कि भाई ईच स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिल रही है, तो आंसर है 20%। 20% का फ्रैक्शन आप लोग को रटा ही होगा कि 1/5 होता है, वैसे निकाल भी सकते हो। तो 1/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 है टोटल। तो ये भाई इतनी जो स्वीट्स है ना, इतनी जो लड्डू है, मिठाइयां जो है, वो हर स्टूडेंट को मिल रही है। और हर टीचर को कितना मिल रहा है भाई? 40%। 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 20% का 1/5 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा? 2/5, 2/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अगेन 65। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 565 बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हो, 13 है, और ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 26 हो जाएगा। तो भाई हर स्टूडेंट को
13 मिठाइयां मिल रही हैं, हर टीचर को 26 मिठाई मिल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी स्वीट्स मिली, कितनी स्वीट्स टोटल मिली। तो भाई देखो, टोटल स्टूडेंट है 65, हर स्टूडेंट को 13 स्वीट्स, प्लस टीचर कितने टोटल 4, हर टीचर को 26 स्वीट्स। इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है आंसर। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ऐड कर लो, आंसर कितना आ रहा है, 949 आ रहा है। इस क्वेश्चन कुछ बताना है तुम लोग को, इसलिए डाला गया क्वेश्चन, बाकी इस क्वेश्चन में दम तो है नहीं। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है ये। कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जल्दी। 949 आ रहा है। मुझे डाउट है कि आंसर इसमें ऑप्शन सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन था, नन ऑफ दीज, जो कि मैंने हटा दिया। वो देख लो। अरे कैलकुलेट कर लो यार, कैलकुलेटर से, हाथ से नहीं हो रहा है तो बताओ इसका आंसर। नाइन फोर्टी नाइन आ रहा है, ठीक है, चलो मान लेते हैं आपकी बात, 949। पर मुझे ये बताना नहीं था। ये क्वेश्चन में मेन चीज ये है ना बेटा, कि जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टेप्स है तो आपको समझनी है। एग्जाम में अपने को बनना है स्मार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन में सब करके आएंगे इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। पर इसमें क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हो, किस स्टेप में टाइम बचा सकते हो, इस स्टेप में। इस स्टेप के बाद तुमको ना ऑप्शन चेक करने हैं। एक तरीका ये है कि तुम कैलकुलेट करो, अभी तो ये तब भी छोटी कैलकुलेशन है, कई बार बहुत बड़ी कैलकुलेशन आती है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने तुम लोग को यूनिट मेथड निकालना बताया है, कि बिना मल्टीप्लाई करे, बड़े बड़े नंबर को बिना मल्टीप्लाई करे मैं यूनिट डिजिट में कौन सी नंबर होगा, ये निकालना बताया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांट, स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया। देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट निकालना है तो मैंने बताया तुम लोग को एक चीज, कि यूनिट डिजिट होती है बेटा इनके यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट। तो इसका यूनिट डिजिट प्रोडक्ट निकालूंगा 5×3 = 15, मतलब यूनिट डिजिट में कितना है 5। और इसका यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट निकालूंगा 6×4 = 24, यूनिट डिजिट में है कितना 4। दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। 5 + 4 कितना आएगा 9। ऐसा ऑप्शन चेक कर लो भाई जिसके यूनिट डिजिट में 9 है। तो कौन सा ये ऐसा ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 9 है, आंसर इज सी। मतलब बिना कैलकुलेट करे पूरा मैं टाइम बचा सकता हूं ऐसे क्वेश्चंस। यूनिट डिजिट से लिया है ना 9 देख, बाकी सब में किसी में नहीं। तो ये थोड़ा दिमाग है, ये सब प्रैक्टिस से आता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये थोड़ा बहुत टेक्निक ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। याद रहेगा ये मेथड, कई बड़ी कैलकुलेशंस हैं। लेकिन हमेशा कई बार हो सकता है कि भाई ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम हो जाए दो ऑप्शन की, पर जनरली नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे टाइम बचा सकते हो। और ये एज इट इज क्वेश्चन है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए यहाँ पर। एज इट इज क्वेश्चन एसबीआई पीओ का कॉपी किया है यहाँ पर। तो इजिली आप यहाँ पर सी ऑप्शन टिक कर सकते थे, इवन विदाउट कैलकुलेटिंग दिस एक्सप्रेशन। चलिए, सिर्फ यही बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब। देखो, इस वाले पैटर्न के ऊपर कई क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में कई बार। इस पैटर्न के ऊपर सेम यही पैटर्न है, रवि की जगह कोमल डाल देगा, कोमल की जगह राम डाल देगा, बस इतना ही काम करते हैं। और यहाँ 12 साल की जगह 14 साल और ऐसे कुछ कर देते हैं, पर पैटर्न यही है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन ऊपर, रवि इज 12 ईयर यंगर देन, कौन है ये, सूर्या। ठीक है, सूर्या डॉन। Ravi's age is 40% of the sum of his and Surya's age. What will be Surya's age 9 years hence? क्वेश्चन देख लो, फिर से एक बार पढ़ लो, फिर सॉल्व करते हैं। तो अगेन मेथड वन वही है कि सूर्या की एज को एक्स ले लो, ठीक है, पर अपन यहां पर वो करेंगे नहीं। ओके, चलिए देखिए क्या बोल रहा है ये, रवि की एज जो है 40% है, उसकी एज और रवि की एज का सम। तो 40% का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है, 20% होता है 1/2, सॉरी 1/5, 40% हो जाएगा 2/5। अब ये 5 क्या बता रहा है,
ये 5 बता रहा है सूर्या की एज, ठीक है, सॉरी 40% किसका किसका है भाई, उसकी एज और सूर्या की एज का सम है। ये 5 किसको बता रहा है, सूर्या प्लस रवि की एज का सम बता रहा है। नहीं नहीं, रवि की एज नहीं बता रहा भाई, फिर से ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। रवीज एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एज, तो मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, इनकी एज के सम से हो रहा है। और ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है रवि की एज, ठीक है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूँ कि भाई रवि जो है उसकी एज है 2, और सूर्या प्लस रवि की एज कितनी हो गई भाई 5, 2 यूनिट 5 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि रवि जो है 12 साल छोटे हैं सूर्या भाई साहब से, क्योंकि सूर्या भाई साहब तो डॉन है ना, उनसे सब छोटे ही। देखिए यहां देखो, सूर्या 5 है, रवि 2 है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। मतलब तो यार ध्यान से देखो भाई, ये सूर्य और रवि का सम है, ये रवि का सम है, दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो किसकी एज आएगी बताइए। इसको इससे माइनस कर दूंगा तो सूर्य की एज आ जाएगी। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। तो 3 आ रहा है, ये 3 क्या है, सूर्य की एज है। ये क्लियर हो रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सूर्या जो है, रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटे हैं, तो रवि की एज 2 है, सूर्या की एज 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है। पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये डिफरेंस है 12 साल का, तो 1 यूनिट 12 साल के बराबर है भाई। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में निकालना है व्हाट विल बी सूर्या एज 9 ईयर हेंस, मतलब आज से 9 साल बाद सूर्य की एज क्या होगी। तो पहले सूर्य की एज निकाल लेते हैं। सूर्य की एज भाई 3 है, तो 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो इंटू 12 कर दो तो कितना जाएगा 36। मतलब सूर्य की एज कितनी है बेटा, 36 साल है सूर्य की एज, ठीक है। और अभी, और 9 साल बाद क्या होगी, तो +9 कर दो। मैं बोलूं भाई आज तुम्हारी एज 20 साल है, 3 साल बाद क्या होगी, तो 3 ऐड कर दो। तो वैसे ही अगर आज सूर्य की एज 36 है, तो 9 साल बाद क्या एज होगी, तो 9 ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम 45 ईयर्स। यही आपका आंसर। नेक्स्ट, बाकी ये एज वगैरह टॉपिक है, एज वाला ना, बाकी तो लग रहा है मेरे को कि बाकी टॉपिक में ही कवर हो जाएगा वो, फिर भी कुछ बच जाएगा तो एज वाले टॉपिक में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस इज फ्रॉम रेलवे एग्जाम, ठीक है, आरआरबी का क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal। अब मैं तुमको ये बताऊं, यही क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में कई बार आ चुका है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, शायद मैंने आगे डाला भी होगा, नहीं डाला, ठीक है। ये सेम जो क्वेश्चन है ना, ये मल्टीपल एग्जाम में, बस डेटा चेंज हुआ है पर पैटर्न सेम है। ये भी एक बार देख लो कैसे सॉल्व होता है। देखिए दो नंबर है, उनका सम कितना दे रखा है इन्होंने, 520 दे रखा है। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal। तो देखो अगर 520 मेरा नंबर है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो नंबर का सम है, तो मान लो कि एक नंबर ए है एक नंबर बी है, इन दोनों का सम ही है 520, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये मान लो बिगर है भाई, ये मान लो स्मॉलर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, मतलब बिगर नंबर मतलब ए को मैं डिक्रीज कर रहा हूं कितने से, 4% से डिक्रीज कर रहा हूं, तो 4% से डिक्रीज करूंगा तो ए की नई वैल्यू क्या होगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, 96/100 हो जाएगी, राइट। डिक्रीज करते हैं तो 100 माइनस हो जाता है, राइट, और इंक्रीज करते हैं तो 100 प्लस हो जाता है नई वैल्यू। तो ये चीज तो बता रखी है। और स्मॉलर नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं 12% से, तो भाई स्मॉलर नंबर अगर बी है तो बी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 112%, राइट। यहां तक तो क्लियर है। बोल रहे हैं कि जब ऐसा करते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो दोनों बराबर का साइन लगा दो। तो यहां से बड़ी इजिली देखिए, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, और ये थोड़ा बहुत यहाँ काटा पीटी करो, तो a अपॉन बी जो हो जाएगा ना यहाँ पर, वो आ जाएगा 7/6, ठीक है। और क्वेश्चन में एक डेटा आपको दे ही रखा है इन्होंने, सम ऑफ टू नंबर इज 520, इन दोनों का सम 520 है, तो मतलब a 7 है b 6 है, तो 7 + 6 मतलब 13 यूनिट किसके बराबर है भाई,
520, इनका सम जो है वो 520 है ना। तो सम 13 यूनिट हो गई, 520 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 520 डिवाइडेड बाय, आप कर लीजिए 7, सॉरी 30, दैट इज 40। एक यूनिट 40 आ गया। आपसे पूछा कि स्मॉलर नंबर क्या है, तो स्मॉलर नंबर मैंने बी को माना था। बी, बी क्या है भाई? 6 यूनिट है। तो इसको इंटू कर दो 40, तो 240, ये आंसर हो जाएगा। वही आपसे बोले कि भाई बड़ा नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर निकालने के लिए 7 को इंटू कर दो 40 से, तो बड़ा नंबर है। यही आपसे पूछ ले कि छोटे नंबर और बड़े नंबर पे डिफरेंस क्या है। चलो, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि बड़े नंबर और छोटे नंबर पे क्या डिफरेंस है। कैसे करोगे सर? बड़े नंबर और छोटे नंबर का डिफरेंस, एक तरीका तो ये है कि मैं 6 इंटू 40 करके पहले 240 निकाल लूं। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और देखो देखो ध्यान से सुनो, मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कैसे आप अपनी जो है ना मेहनत कम कर सकते हो एग्जाम में। देखो, एक तरीका ये है कि मैं पहले बी निकाल लूं, दैट इज 6 इंटू 40, और फिर ए निकाल लूं, दैट इज 7 इंटू 40, और दोनों का डिफरेंस ले लूं। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि भाई ए अगर 7 यूनिट है, बी 6 यूनिट है, तो पहले ही डिफरेंस ले लो ना, पहले ही डिफरेंस ले लो। तो ए और बी का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है सर? एक यूनिट की वैल्यू 40 है। बस, 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो इनका डिफरेंस भी 40 के बराबर ही है भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, ये बताना था। यूनिट में खेलना सीख जाओ, ठीक है? बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे बिल्कुल मिनट्स में, ठीक है? और बाकी लोग, ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 75 is added to 75% of a number, the answer is the number, find 40% of the number। तो कुछ है ही नहीं। देखो, 75% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3/4 आता है, ठीक है? मेथड पता है आपको कैसे करना। अब देखिए, ये 3/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? when 75 is added to 75% of a number, 75% of a number, ठीक है? देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या है? ये मेरा है ओरिजिनल नंबर। ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट? 3 का मतलब है 75% ऑफ नंबर, और नंबर क्या है? 4। 4 का देखो यही है ना, 4 का 75% 3 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर। भाई 4 का 75% 3 है। तो मेरे को ये चीज बताओ कि नंबर लाने के लिए, नंबर क्या है? 4। नंबर लाने के लिए 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा? पहले मुझे ये बताओ, 3 में कितना ऐड करोगे कि 4 आ जाए? सर हम तो 1 ही ऐड करें, मतलब 1 यूनिट ऐड कर दूंगा, 4 आ जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको 75 ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको 75 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू है 75। बस, यहां से यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि आप बताइए कि 40% ऑफ दैट नंबर, नंबर का 40% क्या होगा? तो पहले नंबर निकाल लो भाई। नंबर 4 है, 4 यूनिट है नंबर, तो इंटू कर दो इसमें 75, कितना हो जाएगा ये? 300। अब इस 300 का जो नंबर आ गया आपके पास, हमारा नंबर क्या है? 300 है। और 300 का 40% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 40% का मतलब क्या होता है? 20% इज 1/5, 40% इज 2/5, ये हो जाएगा 120। यही आंसर है इसका। अब इसकी जो एक्चुअल मेथड है ना, वो सब ये है कि भाई नंबर को एक्स मान लो, ठीक है? और फिर क्वेश्चन में क्या बोला? व्हेन 75 इज एडेड टू नंबर, तो एक्स में अगर मैं 75 ऐड कर रहा हूं, तो जो मेरा नंबर आ रहा है ना, वो 75% ऑफ एक्स आ रहा है। ये क्वेश्चन बन गई, यहां से एक्स निकाल लो, और इस एक्स का फिर 40% ले लो। ये एक्चुअल मेथड है, ये हमारी शॉर्टकट है। दोनों क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं यार ऑलरेडी, बस ये पिछली क्लास में करवाए थे इस वाले, बस वो ऐसे ही थोड़ा फिर से आ जाए आपके दिमाग में, इसलिए डाला है क्वेश्चन, ठीक है? अगेन भाई, जितने लेक्चर हो चुके हैं ना, आप लोग ना उनको मल्टीपल टाइम करो क्या, तभी मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगी चीज, ठीक है? तो ये जो मजा है, ये मैं आप सबको देना चाहता हूँ। पर अगर वो मजा आपको लेना है
है ना, आरजे बोलते हैं ना, आरजे, आरजी सॉरी। ये मजा जो है सबको देना चाहता हूँ, मैं भी देना चाहता हूँ भाई, पर ये मजा तभी ले पाओगे आप जब आप प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करके आओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 39। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ x इज 20% लेस देन y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y अपॉन x। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। इसकी एक्चुअल मेथड ये है, x इज 20% लेस देन y, तो y मान लो नंबर को, तो x को y की टर्म्स में लिख सकते हो, फिर यहाँ पर रेशियो निकाल लो, फिर ये रेशियो निकाल लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है भाई ये देखो, x इज 20% लेस देन y, x इज 20% लेस देन y, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है, इसका 20% है। तो अगर मेरे को 20% लेस निकालना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अगर इंक्रीज निकालना होता तो प्लस करना होता। तो 5 - 1 कर दो 4। ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके x को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x भाई 20% लेस है, तो ओरिजिनल नंबर में से 20% जो कि 1 है उसको घटा देना होता है, तो 4 आ जाएगा x। तो भाई x y जो है ये 4 और 5 आ गए हैं। ठीक है, x और y 4 और 5 आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ये कुछ नहीं होता, ये रेशियो होता है। x और y का रेशियो 4/5 है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब मैं बोल रहा हूँ x 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, ये रेशियो है बेसिकली। यूनिट इज व्हाट, रेशियो। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x रेशियो y इज नथिंग बट 4:5। तो मैं हर क्वेश्चन को ना रेशियो में बेसिकली ले जाता हूँ और रेशियो से सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे पता है कि परसेंटेज एक कंपैरिजन मेथड है। ठीक है, कंपैरिजन मेथड में अगर मेरे पास रेशियो भी है, अरे परसेंटेज क्या है, x अपॉन वाई इंटू 100% ही तो है, 100 यही तो है परसेंटेज। तो क्या है यहाँ, रेशियो ही तो है। तो अगर मैं रेशियो निकाल लेता हूँ तो मुझे ओरिजिनल नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस वही कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ हर जगह। ठीक है, तो x 4 हो गया, y 5 हो गया, तो मुझे निकालना है, पहले मुझे इस एक्सप्रेशन को निकालना है, y माइनस एक्स अपॉन एक्स, y माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू डाल दो भाई, y 5 x 4 और x 4, ये हो गया 1/4, 1/4। आंसर ही मैच नहीं किया, गड़बड़ कहाँ हुई भाई, एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। ओह सॉरी, y है ना ये, सॉरी y, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, 1/5। अब देखो एक और चीज है, अब मैं यही बोलता हूँ कि दिमाग लेके जाना है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन आता है, कुछ लोग क्या करेंगे, इस पहली बात तो यहाँ भी थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे। पहले तो आपको ये मेथड, ऐसे मेथड से करना है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि दोनों कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है भाइयों एवं बहनों, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन जब मैंने कैलकुलेट किया है तो 1/5 आया, फिर मैं तुरंत ऑप्शन देखता हूं तो ए ऑप्शन में मुझे 1/5 दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में मेरे को पहले 1/5 नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ इसको ही टिक करके आगे बढ़ जाओ ना। ये तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि हर स्टेप के नंबर है, इसको भी, इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किया, नंबर कट जाएंगे। अरे नहीं भाई, आंसर आ रहा है ना, कैसे आ रहा है वो सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये ऐसे करना होता है भाई, दूसरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब, रुकने का नहीं है। ठीक है, अपन झुकेगा नहीं साला, पूरा निपटाएगा आज। बेसिकली 2 और क्लास लगेगी इसमें, या शायद 1 क्लास। ओके, फिर ये कंप्लीट होगा परसेंटेज टॉपिक। The difference between the value of the number is increased by 20% and the value of number decreased by 26% is 36, find the number. एक बार देख लो, खुद से पढ़ो एक बार क्वेश्चन। The difference between the value of the number increased by 20% and the value of a number decreased by 25% is 36. तो पहली मेथड तो वही है, एक्स वाई लेकर के, वो नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, परसेंट परसेंट दिख रहा है सब जगह ना। The difference between the value of the number increased by 20% and the value of number decreased by 25% is 36. तो एक तो ये तरीका है
कि ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको 20% को फ्रैक्शन में लिख लो, 20% इज नथिंग बट 1/5। तो ओरिजिनल नंबर आपका 5 है, तो इंक्रीज होने के बाद नंबर हो जाएगा 6, ठीक है, 5 + 1 6, तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया और ये न्यू नंबर हो गया 6, ठीक है। ओके, 6 और 5 हो गया। तो अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो मेरा ये ओरिजिनल नंबर है और ये मेरा नया नंबर है। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% इज इक्वल टू 1/4। ये 4 मेरा क्या ओरिजिनल नंबर है और ये 1 मेरा क्या है न्यू नंबर है। 4 इज माई ओरिजिनल नंबर एंड 1 इज माई न्यू नंबर। देखो एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पर बेटा, तो जो तुम्हें बतानी है, जो अभी तक मेथड यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर यहाँ पर 5 यूनिट आ रहा है, यहाँ पर 4 यूनिट आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? एक ही वही नंबर है और वो दो बार अलग अलग कैसे हो सकता है भाई? या तो 5 यूनिट हो या तो 4 यूनिट, सेम होना चाहिए ना, पहले तो ये बताओ, दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। 5 यूनिट आ रहा है वहां ऊपर वही नंबर, और नीचे जो है 4 यूनिट आ रहा है। क्या घपला है? ये घपला है कहाँ? यहाँ क्वेश्चन है कि घपला कहाँ हो रहा है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है बेटा ये, कि जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि नया नंबर 6 है और ओरिजिनल नंबर 5 है, तो वो एक्चुअल में 6 और 5 नहीं है, वो एक्चुअल में है 6 इंटू एक्स एंड 5 इंटू एक्स। और जब मैं यहां बोल रहा हूं कि मेरा ओरिजिनल नंबर 4 है और न्यू नंबर 1 है, तो वो 1 और 4 नहीं है, वो है 1 इंटू वाई और 4 इंटू वाई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले बताओ, क्योंकि जो रेशियो होता है ना बेटा, रेशियो, यहां पर एक्स है, तो मतलब कुछ ऐसा नंबर इंटू हो रहा है यहां पर और कुछ ऐसा नंबर इंटू होगा यहां पर कि दोनों सेम हो जाएंगे, तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू सेम आ जाएगी। जो मैं बताना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ 1/5 दिख रहा है तुम्हें, 1/4 दिख रहा है, पर ये 5 नहीं है, ये 5 इंटू एक्स है नंबर, और यहाँ 4 नहीं है, 4 इंटू वाई है नंबर। तो एक्स की जगह मैं कोई ऐसा नंबर इंटू करूंगा कि 5 इंटू एक्स की जो वैल्यू आएगी, और वाई की जगह मैं ऐसा नंबर इंटू करूंगा कि 4 इंटू वाई की जो वैल्यू आएगी दोनों सेम हो जाएंगी। तो मेरा ओरिजिनल नंबर वही रहेगा जो है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर समझना है, और जिनको नहीं समझ में आई है एक बार वीडियो को पॉज मतलब वापस देख करके समझ लेना, ठीक है। तो ये चीजें जो समझानी थी मुझे, एक तो ये मेथड है कि ऐसे कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये भी ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा न्यू नंबर है, तो पहले तो आप इन दोनों को सेम कर दो भाई, क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको सेम करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी किसी दो नंबर को सेम करना है तो उनका एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। 20, तो 20 बनाने की कोशिश करो भाई, दोनों सेम हो जाएंगे। 5 इंटू 4, इसको 20 बनाने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, तो क्योंकि बेटा ये फ्रैक्शन में है तो ऊपर भी इंटू 4 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको 20 बनाने के लिए 4 इंटू 5 करना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी 5 इंटू करना पड़ेगा। अब देखो, अब पिक्चर क्लियर लग रही है? ऊपर हो गया 4/20, और ध्यान दो बेटा 4/20 जो फ्रैक्शन है वो सेम है 1/5 के, तो मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, और वो सेम है 20% के, तो मैंने कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किए हैं। ये कितना जाएगा? 5/20। अब पिक्चर क्लियर हो रही है? ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा जो है, ये मेरा इंक्रीज होगा तो इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा? 24। ये मेरा ओरिजिनल नंबर अगेन क्या है? 20। दोनों मैच कर रहे हैं, मैंने ओरिजिनल नंबर को सेम कर दिया ना। जब मैंने ओरिजिनल नंबर को सेम कर दिया ना, अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं बेटा, न्यूमरेटर को। चलो एक एग्जांपल से बता दो तुम लोग को, तभी समझ में आएगी बात, अदरवाइज कंफ्यूज होगे। देखो ध्यान से, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो कि a/b जो है 1/2 है, b/c जो है वो है 3/4। अब क्वेश्चन ये है कि यहां भी b है, यहां भी b है, तो यहाँ b की वैल्यू 2 है, यहाँ b की वैल्यू 3 है, तो दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग इसलिए है बेटा क्योंकि ये फ्रैक्शन है, मतलब रेशियो है, बेसिकली ये रेशियो है। तो एक्चुअल बी की वैल्यू यहां से क्या निकाल सकते हो आप? 2 इंटू एक्स होगी, 2 नहीं होगी, 2 इंटू एक्स होगी, ठीक है। x1 भी हो जाएगा तो 2 हो जाएगी। यहां पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3 इंटू एक्स हो जाएगी।
तो पहला मेरा काम ये रहता है, और मुझे अगर मैं बोलूं, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? तब बात आएगी ना समझ में। मैं तुमको बोलता हूं कि ए अपॉन बी की वैल्यू, ए अपॉन बी जो है 1:2 है, बी अपॉन सी जो है 3:4 है, और मैं तुमसे बोलू, पूछो बेटा, सॉरी बी नहीं, सी, सी, मैं तुमसे पूछूं कि ए और सी को कंपेयर करो, ए और सी को कंपेयर करो, बताओ जल्दी बताओ, ए और सी में बड़ा कौन है? सब बोल रहे हैं सी, सी बोल रहे हैं सब। अब तुम मुझे बताओगे क्यों ऐसा बोल रहे हो, ठीक है? चलो बताओ, कोई एक बताओ मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हो आप, माइक ऑन करके। आपको क्यों लगता है कि सी बड़ा है? सी की वैल्यू ज्यादा है? अरे नहीं, यही तो कैच था इसमें। हो सकता है सी बड़ा आ जाए, पर ये तरीका गलत है। देखो बेटा देखो, ए और सी को कंपेयर करना है ना, ए और सी को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर ए और सी ऐसे है ना, ध्यान दो, एक तरीका है कि ए और सी ऐसा लिखा हो, तब आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इनका रेशियो ही दिया हुआ है। तो A1 है, C2 है, तो सी बड़ा हो गया। पर जब बेटा ये अलग अलग रेशियो में है, तो इनको डायरेक्टली कंपेयर कभी करने की गलती मत करना, ठीक है? वो महापाप है मैथ्स का, मैथ्स का उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता मैथ्स के लिए। कि भाई मैं बोलूं कि मेरा और गगन की एज जो है, गगन की एज मेरी एज से ट्वाइस है, और फिर मैं बोलूं कि मेरी एज जो है, मेरी एज जो है सोलंकी की एज का 1/5 है, और मैं बोलूं कि सोलंकी की एज और गगन की एज कंपेयर कर दो, तुम डायरेक्ट बोल दो कि ये 1/5 है, ये थर्ड है, तो दोनों ऐसे हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है? उनके बीच में कोई पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा कुछ ऐसी चीज जो कॉमन है दोनों के बीच में। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? भाई ए और सी अगर डायरेक्ट रेशियो में है, ए और सी अगर डायरेक्ट रेशियो में है, तो इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि सी बड़ा है, ए छोटा है। पर ए और सी अगर अलग अलग हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। आप कभी नहीं बोल सकते कि A1 है, C4 है, तो ए सी बड़ा हो जाएगा, नहीं। पहले आपको इनके बीच में कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। वो रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करोगे? देखो यहाँ पर बी कॉमन है ना दोनों जगह, यहाँ पर दोनों जगह बी कॉमन है, तो इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, क्योंकि बी कॉमन है। पर अगर मैं यही बोल दूं बेटा, ए अपॉन बी बोल दूं, और सी अपॉन डी बोल दूं, 1/2, 3/4, क्या तुम मेरे को ए और सी के बारे में कुछ, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप में, बोथ इन बैंकिंग एग्जाम भी और यूपीएससी एग्जाम भी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है? तो जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी रेशियो की, तब तक फैल जाओगे ऐसे क्वेश्चनों में। तो ध्यान से सुनो, ए अपॉन बी का रेशियो 1/2 दे दूं मैं, सी अपॉन डी का रेशियो 3/4 दे दूं मैं, और मैं तुमसे बोलूं कि ए डी से बड़ा है, सॉरी डी ए से बड़ा है, तो क्या बोलोगे? सही है? जल्दी बताओ। मैं बोल दूं कि डी जो है ए से बड़ा है, चलो बताओ, कितने लोग को लगता है कि ये सही है? क्योंकि ए तो, ए के सामने 1 है, डी के सामने 4 है, तो डी तो बड़ा हो गया ए से। द आंसर इज नो, नो है आंसर। क्योंकि मेरे भाई एवं मेरी बहनों, ए और बी का रेशियो है यहाँ पर सी और डी का रेशियो है, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, और तुम कोई रिलेशन बना भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी नहीं है। मेरी एज और गगन की एज, मेरी एज और सोलंकी की एज में मैं कॉमन हूं, इसलिए रिलेशन सोलंकी और गगन की एज में बना सकते हो, राइट? पर अगर मैं बोल दूं कि मेरी एज और सोलंकी की एज, सोलंकी की एज और अमित की एज, कोई रिलेशन नहीं है भाई, और मैं बोलूं मेरी एज और अमित की एज का रिलेशन बताओ क्या है, अरे नहीं बता पाओगे भाई, अगर वैल्यू नहीं पता डायरेक्ट तो। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है? तो इसका आंसर है कि ये नहीं बोल सकते हम, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है? इसका आंसर एक्चुअली आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? चलो, मेन चीज ये है समझाना। तो कंपेयर करें कैसे? देखो, पहली बात तो है कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इसका कारण क्या है कि इनमें बी कॉमन है, एक कोई लिंक है, कॉमन लिंक है, दैट इज बी। तो बी के थ्रू हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उसके लिए भी पहले हमको बी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो भाई बी की वैल्यू सेम करना, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम क्या होता है 2 और 3 का? 6। तो 6 बनाने की कोशिश करो,
तो बी में इंटू 2 कर दो, नीचे भी इंटू 2 कर दो, यहाँ पर इंटू कितना करोगे भाई 6 बनाने के लिए 3, यहाँ भी 3 इंटू कर दो, तो 3/6 हो जाएगा, ये 6/8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि बताइए ए और सी में बड़ा कौन है। तो ध्यान से देखो, अब क्योंकि बी कॉमन हो गया है तो अब आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 8 है, तो सी जो है ए से बड़ा है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए। दो इंपॉर्टेंट रूल हैं रेशियोज को कंपेयर करने के लिए। पहली बात, उनमें से एक टर्म कॉमन होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कॉमन टर्म की वैल्यू भी कॉमन करनी पड़ेगी आपको, तभी कंपेयर कर पाओगे डायरेक्ट, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यही कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए अब मेरे ख्याल से ये क्लियर है। बहुत सारी चीजें बताई है, मल्टीपल टाइम देखो इसको एक बार और डिराइव करो जो मैंने बताया है। चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या था भाई, एक नंबर है, ठीक है, उसका 20% इंक्रीज कर रहा हूं तो जो नंबर आ रहा है, और मैं उसको डिक्रीज कर रहा हूं 25% से जो नंबर आ रहा है, उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है इन्होंने। तो मैंने 20% निकाला तो ये आया 1/5, 25% निकाला ये आया 1/4। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पर 5 है। न्यू नंबर क्या होगा, क्योंकि इंक्रीज वाला परसेंट है ना, तो न्यू नंबर क्या होगा 5 + 1 6। मेरा ओल्ड नंबर यहाँ पर 4 है, न्यू नंबर क्या है 5, 4 + 1 5। पर मुझे पता है भाई कि यहाँ पर ओरिजिनल नंबर है, वो कॉमन लिंक क्या है भाई, यहाँ पर ये दो रेशियोज है बेटा, ये दो रेशियो है। मुझे कंपेयर किसको करना है, जो नंबर 20% इंक्रीज करने पे, जो कि ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला नंबर, और जो नंबर 25% डिक्रीज करने पे आ रहा है, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो -1/5। तो देखो ध्यान से, ओरिजिनल नंबर को पहले मैं सेम करूंगा। ये दो रेशियोज हैं जिनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, ओरिजिनल नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। इनको सेम करना है तो इनका एलसीएम ले लिया मैंने 5 और 4 का, दैट इज 20। तो मैंने 20 बनाया इंटू 5 करके, यहाँ मैंने 20 बनाया इंटू 4 करके, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया 4/20, यहाँ फ्रैक्शन क्या बन गया 5/20। अब मैं इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकता हूँ, रेशियोज को कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि एक चीज इनमें कॉमन आ गई जो कि है 20। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो देखिए ये 20 मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो मेरा नया नंबर क्या है, 20% इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा 20 + 4 दैट इज 24। ये क्लियर हो गया। 24 जो है मेरा नया नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है। और 25% डिक्रीज करने पे मेरा ओरिजिनल नंबर 20 है, तो 25% डिक्रीज करने पे नया नंबर क्या हो जाएगा भाई 20 - 5। यहाँ वहां प्लस होता है क्योंकि इंक्रीज था, यहाँ माइनस है क्योंकि डिक्रीज है, दैट इज 15। तो भाई 20%, देखिए मेरा ओरिजिनल नंबर अगर मैं बताऊं तो वो है 20 यूनिट्स, और मेरा क्योंकि रेशियो में है यूनिट्स है, ठीक है, और मेरा नया नंबर बेटा n1 और दूसरा मैं n2 बोलता हूँ। n1 जो है वो क्या है 20% इंक्रीज कर देता हूँ तो क्या है भाई 24 बन जाता है, ठीक है। और नया नंबर अगर मैं 25% डिक्रीज करता हूं तो बन जाता है 15। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो दो नंबर बने ना 24 और 15, इनका डिफरेंस इन्होंने दे रखा है 36। पर इनका डिफरेंस एक्चुअल में कितना है भाई 9 यूनिट का है। तो ये 9 यूनिट किसके बराबर है 36 के बराबर है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4। क्वेश्चन में निकालना है ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर है 20 यूनिट्स। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा भाई 20 में इंटू कर दो 4 दैट इज 80। ये है आपका आंसर। ये मैथड क्लियर हुई क्या, पहले तो ये बताओ जल्दी। ठीक है, इसकी एक और बढ़िया मेथड है, एक और शानदार मेथड है, ठीक है। इसको देख लेना कई लोग, मतलब आपको जरूरत पड़ेगी इसको दोबारा देखने की, ठीक है, मैं जानता हूँ। कोई भी टेंशन बात की नहीं, अगर ऊपर से गया है कुछ लोगों के, कोई भी टेंशन की बात नहीं। अगर हमको सब आ ही जाता तो हम इधर क्यों आते हैं, तो इसको 2-3 बार देख लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 वही है बेटा कि मैं कोई वैल्यू ऐसे सोच लूं अपने मन से जो इसको सेटिस्फाई करे। तो मैं मान लेता हूं कि नंबर क्या है 100, नंबर को 100 मान लेता हूं। तो 100 में बेटा अगर मैं 20% इंक्रीज कर देता हूं तो नया नंबर कितना बन जाएगा सर, इसका 120% हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 120, ठीक है। और अगर मैं इसमें 25% डिक्रीज कर देता हूं तो 100 का 25% डिक्रीज कर दिया, मतलब 100 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा भाई 75%, तो वो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। 100 का 20% इंक्रीज करने का मतलब होता है इसका 120% निकालना, ये पता ही है आपको, तो 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस
कितना है 36 है, पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 25। तो ये 25 यूनिट, क्योंकि आपने नंबर एज्यूम किया है ना, तो यूनिट लेना पड़ेगा। ये 25 यूनिट किसके बराबर है भाई, सॉरी 25 नहीं आ रहा है, ये 45 आ रहा है, ठीक है 45। ये 45 यूनिट किसके बराबर है, 36 के बराबर है, यहाँ 36 था, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 36/45। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, मेरा ओरिजिनल नंबर मैंने क्या माना था, 100 माना था। मेरा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 100 यूनिट्स, तो ये 100 इंटू 36/45, ठीक है। सॉल्व ऑन कर लो इसको, आंसर जाएगा 80। समझ में आ गई मेथड 2, 100 लेके भी कर सकते हो भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी रहेगा उससे। पर यहाँ पर मेन चीज जो है ना बेटा, ये कंसेप्ट यूज किया जो अभी तक मैं तुम लोग को पढ़ाते आ रहा हूँ ना, कि परसेंट का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर यूज किया है। तो मेरा मकसद, मैं तो सिर्फ ये वाले सॉल्यूशन समझा देता इसको कि ऐसे कर लो, पर सॉरी क्या हो गया ये, एक मिनट, ठीक है। मैं वैसे भी समझा सकता था इसको, पर ये मेथड मेरे को बताने का एकमात्र तरीका, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ये फ्रैक्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाकी बाकी बात की क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है।